नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 16वीं ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हमारे भौतिक भूगोल के विभिन्न टॉपिक्स चल रहे हैं, पिछली बार हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है उसी क्रम में ज्वालामुखी। जैसा कि अधिकांश लोग ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं कि भूगर्भ से गर्म तप्त मैग्मा ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकलता है और मैग्मा के साथ में विभिन्न गैसीय तत्व जिनमें जलवाष्प, विभिन्न गैसें, ठोस पदार्थ, कंकड़, पत्थर, राख, लेपिली, रेस्किया आदि निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का निर्माण करती हैं। वो प्रक्रिया इस ज्वालामुखी एक शब्द से अधिक विस्तृत है। तो विद्यार्थियों, हम ज्वालामुखी वर्ड को ही ज्वालामुखी क्रिया समझ लेते हैं, इसी को ज्वालामुखीयता समझ लेते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखीयता, ये वर्ड्स अपने आप में अलग अलग अर्थ रखते हैं। हम अधिकांश ज्वालामुखी शब्द से ही इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ज्वालामुखी से तात्पर्य तो केवल एक ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकलती है। ज्वालामुखी क्या है? एक ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकलती है। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूगर्भ से मैग्मा, ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूगर्भ से मैग्मा, ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ आदि ज्वालामुख से धरातल पर प्रकट होते हैं। ये पूरी प्रोसेस इसमें आ जाती है। ज्वालामुखी क्रिया में भूगर्भ से मैग्मा निकलने से लेकर के जब तक कि वो वायुमंडल में भी गैस के रूप में ना मिल जाए, सारा संपूर्ण जो प्रकरण है वो ज्वालामुखी क्रिया में सम्मिलित किया जाता है। अब एक टर्म है ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता एक मैकेनिज्म है। ज्वालामुखी क्रिया से भी विशाल एक शब्दावली है। ज्वालामुखीयता में हर संबंधित क्रियाकलाप जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है, उनका अध्ययन भी इसमें करते हैं। तो देखिए, यह एक ऐसा विशद का मतलब विशाल या विस्तृत प्रक्रम या
मैकेनिज्म है जिसमें ज्वालामुखी क्रिया और उससे संबंधित तथ्यों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, ये तीन बातें मैंने आपको यहां बताई है कि ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखीयता, वॉल्केनो प्रोसेस और वॉल्केनिज्म, ये अलग अलग तथ्य हैं। अब मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं। देखिए, ये धरातल है, धरातल है। इस धरातल पर ये एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर। यहां से मैग्मा जो है भूगर्भ की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, ये मैग्मा है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है और मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है इस प्रकार से। और ये यहाँ पर बहता है, ऊपर की तरफ मैग्मा जो निकल करके बहता है। तो देखिए, ये जो एक यहाँ पर मुख बनता है, ये जो मुख बनता है यहाँ पर, ये जिससे मैग्मा निकल रहा है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी। और ये जो मैग्मा है, जो भरा हुआ मैग्मा है, ये मैग्मा निकलना और ये जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ है, इस ज्वालामुखी पर्वत में स्थलाकृतियों का निर्माण होना, स्थलाकृतियों का निर्माण होना, विभिन्न पदार्थों का निकलना, जो कि पदार्थ इस ज्वालामुखी से निकलते हैं, इस ज्वाला के मुख से, वो प्रक्रिया, स्थलाकृतियों का निर्माण, स्थलाकृतियों का निर्माण, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखीयता के अंदर, भूगर्भ के अंदर चलने वाली संवादिक धाराएं, संतुलन की अवस्था, संतुलन न होने के कारण ही ज्वालामुखी क्रिया होती है। उनका वैज्ञानिक स्वरूप और संबंधित प्रक्रियाएं, संबंधित भूगर्भिक तथ्य, ये सारे मिलकर के, इसके अलावा ये भी सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। तो ये एक विशाल प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाएगी ज्वालामुखी, वॉल्केनिज्म। तो ज्वालामुखी क्या है? एक मुख ऐसा जहां से ज्वाला निकलती है, यहां से केवल ज्वाला निकलती है, ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्रिया क्या है? एक प्रोसेस जिसमें विभिन्न ठोस, द्रव, गैस पदार्थ निकलते हैं इस ज्वालामुख से। ये ग्रीवा, ज्वालामुखी नली, हॉटस्पॉट, मैग्मा चेंबर, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के अंदर।
ज्वालामुखीयता के अंदर पूरा मैकेनिज्म आ जाता है, पूरी विस्तृत व्याख्या ज्वालामुखी क्रिया की जो की जाती है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित होंगे, वो कहलाएगी ज्वालामुखी क्रिया। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। कई बार विद्यार्थी ज्वालामुखी को ही ज्वालामुखी क्रिया समझ लेते हैं, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपके ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अधिकांश विद्यार्थी ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी को एक ही बात समझते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। तो देखिए, टॉपिक हमारा ज्वालामुखी है। मैं इसको ज्वालामुखी क्रिया लिख देता हूं, जिससे कि हम विस्तृत स्वरूप का अध्ययन करेंगे। कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ज्वालामुखी से संबंधित। देखिए, ज्वालामुखी एक्चुअली होते क्या है, सेफ्टी वाल्व की तरह होते हैं। सेफ्टी वाल्व की तरह होते हैं ज्वालामुखी, और ये अंतर्जात शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा इसके बारे में और भी तथ्य है कि ये प्राकृतिक घटना होती है। प्राकृतिक घटना होती है और महान विनाश होता है। तो देखिए, सेफ्टी वॉल्व का मतलब मैंने क्यों लिखा मैंने सेफ्टी वॉल्व, इसका तात्पर्य यह है कि भूगर्भ के अंदर यहां पर जल भरा हुआ है और यहां पर नीचे तापमान है। जब तापमान और जल संपर्क में आ जाते हैं तो जल का क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। और ये धरातल है, पृथ्वी की ऊपरी परत है। जब वाष्प बन जाएगा तो वाष्प बन जाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर दबाव होगा, बहुत ज्यादा दबाव किसका होगा, जलवाष्प का होगा। और नीचे से मैग्मा संवाहनिक धाराओं के रूप में, नीचे से मैग्मा संवाहनिक धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उबाल आ रहा होगा। ठीक है, संवाहनिक धाराएं क्या होती हैं, आप कभी भी भगोने के अंदर पानी या दूध गर्म करते हैं तो दूध या पानी नीचे से ऊपर की तरफ उबलता है। ऊपर की तरफ जो भी दूध के या जल के कण हैं वो गति करते हैं, जिसको कि हम उबलना कहते हैं या खौलना। ठीक है, बहुत से लोग खौलना बोलते हैं, उसको उबलना एक ही बात है। तो नीचे से क्यों ऊपर आते हैं पार्टिकल्स, वो तापमान के कारण उनके जल के कणों में गति उत्पन्न हो जाती है, उस जल कण की गति के कारण। इसके अलावा धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर देती हैं तापमान के कारण, उनको कहते हैं संवाहनिक धाराएं। उन संवाहनिक धाराओं के कारण नीचे का जो मैटर है वो ऊपर की तरफ आता है, जिसको कि हम खौलना कहते हैं। तो ऐसे ही भूगर्भ से मैग्मा संवाहनिक धाराओं के रूप में ऊपर की तरफ गति करता है, और गति करता है तो जल क्षेत्र में आता है, या जल वाष्प में बदल जाता है जल। और जब वाष्प में बदल जाता है तो यहाँ पर दबाव उत्पन्न हो जाता है। दबाव उत्पन्न होकर के यहाँ से मैग्मा जो कैसे करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, और ये बाहर निकल करके पहले एक परत पिछेगी, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी, पांचवी, छठी, इस प्रकार से ज्वालामुखी नली से ऐसे निकलता है, इस प्रकार से। और ये ज्वालामुखी पर्वत बड़ा होता चला जाएगा, निकलता जाएगा मैग्मा नीचे से, और लावा के रूप में जलता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी क्रिया के अंदर। और अगर इसमें से
तेज गति से दबाव के कारण ये धरती यहाँ से फटेगी तो ये भयानक विस्फोट होगा। फिर क्या होगा? भयानक विस्फोट होगा। अगर कोई दरार मिल गई, कोई जगह मिल गई लावा को या मैग्मा को निकलने की बात, तो आसानी से दरारी उद्भेदन हो जाएगा, दरार से निकल जाएगा मैग्मा बाहर। लेकिन अगर कोई दरार नहीं है और जलवाष्प के प्रेशर के कारण सतह को तोड़ करके जल बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, तो भयानक विस्फोट होता है। तो यहाँ सेफ्टी वॉल्व का मैं संज्ञान में लेते हुए फिर चर्चा करता हूँ कि जैसे कुकर होता है हमारे पास, तो कुकर की सीटी होती है। कुकर में सीटी होती क्यों होती है? कि भाप ज़्यादा बने कुकर के अंदर तो सीटी ऊपर हो जाए, भाप निकल जाए, जलवाष्प बाहर निकल जाए। अगर मान के चलिएगा कि सीटी में कोई तिनका या कुछ फंस जाए और सीटी ऊपर ना हो, वहाँ से जलवाष्प न निकले, तो दबाव बहुत बढ़ जाएगा कुकर के अंदर। तो कुकर में सीटी के पीछे हैंडल के पास में एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। अगर सीटी में गैस नहीं निकलती है तो सेफ्टी वॉल्व अपने आप ओपन हो जाता है और वहाँ से जलवाष्प बाहर निकल जाती है। अगर मान के चलिए कि वो जलवाष्प माफ कीजिएगा, वो सेफ्टी वॉल्व भी न फटे, वो सेफ्टी वॉल्व नहीं हो, तो कुकर में क्या होगा? फिर सीटी भी नहीं आ रही, सेफ्टी वॉल्व भी नहीं है, तो कुकर क्या होगा? फट जाएगा, है ना। तो वही स्थिति यहाँ पर है। अगर ये ज्वालामुखी छिद्र ना हो, ये ज्वालामुखी क्रियाएं ना हो इस सतह से, तो धरातल के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है ना, हलचल चल रही है, उसके कारण विशाल भयानक परिस्थितियां पैदा होंगी, भूकंप आते रहेंगे भयंकर। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर भूकंप आएंगे। तो जो ऊर्जा है, भूकंपीय ऊर्जा है पृथ्वी के गर्भ में जो तरंगों के रूप में आती है, वो ज्वालामुखी के द्वारा जो ऊर्जा है वो रिलीज हो जाती है। ज्वालामुखी के द्वारा ऊर्जा जो बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये धरती के ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। तो इसलिए ज्वालामुखी को सेफ्टी वॉल्व हमने यहाँ कहा। अब दूसरी बात कि अंतर्जात शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, बाह्यजात शक्तियों के कारण तो होते नहीं है ना। अंतर्जात शक्तियों के कारण होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो शक्तियां कार्य करती हैं वो अंतर्जात है, बाहर की शक्तियां वो बाह्यजात है ना। तो अंदर रेडियो एक्टिव तत्व सक्रिय है, अंदर मैग्मा सम्मानित धाराओं के रूप में सक्रिय है। पृथ्वी के गर्भ में 4500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ से सम्मानित धाराएं ऊपर उठती हैं, है ना। एस्थेनोस्फीयर अपने आप में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर धारण करता है, क्योंकि सियाल सीमा के ऊपर घूमती है और सीमा के साथ घर्षण करती है ये, और घर्षण करती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ से मैग्मा जो है बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर को लिए ऊपर की तरफ बढ़ता है। प्राकृतिक घटनाएं सिंपल सी बात है, महान विनाशक है। एकदम से ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो क्या होगा? एकदम से विस्फोट के बाद में बहुत बड़े क्षेत्र पर विनाश होगा, है ना। सन 1902 में सेंट पियरे नामक एक स्थान है, वो पूरा उड़ गया था, है ना। एक क्राकाटाओ द्वीप समूह है, वो पूरा उड़ गया था। इनको ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, क्राकाटाओ, है ना। तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं हैं, इनकी विविधता को बताते हैं। तो ये कुछ मैंने तथ्य बताए ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। एक परिभाषा की बात कर लेते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा आप स्वयं भी लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नली के माध्यम से भूगर्भ से गर्म तृप्त मैग्मा और उसके साथ द्रव ठोस पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, है ना। गैसीय पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। द्रव पदार्थ में तो मैग्मा स्वयं ही है, तो ठोस द्रव गैसीय पदार्थ उस नली के माध्यम से बाहर प्रकट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। एक परिभाषा एक विद्वान के अनुसार मैं दे देता हूँ, प्रोफेसर गीकी के अनुसार। प्रोफेसर गीकी के अनुसार ये देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई परीक्षाओं में ये आती है, पूछा जाता है कि किसकी परिभाषा है। ज्वालामुखी एक
शंक्वाकार पर्वत है, पर्वत है जिसका संबंध एक नली द्वारा भूगर्भ से होता है। इस नली से ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थ निकलते तो ये प्रोफेसर गीकी ने दी थी ये परिभाषा, और इसमें जो है ज्वालामुखी क्रिया के बारे में बताया है। तो आप विद्यार्थी स्वयं भी एक अच्छी परिभाषा दे सकते हैं। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा देना। अब ज्वालामुखी के कारण की बात करते हैं। तो देखिए इसके जो प्रमुख कारण हैं वो पहला कारण है भूगर्भ में तापमान की अधिकता। भूगर्भ में तापमान की अधिकता है इसलिए आते हैं, है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा भूगर्भ में। दूसरा कारण है इसका तापमान के कारण आयतन में वृद्धि। तीसरा कारण है विभिन्न गैसें और जलवाष्प तथा विभिन्न गैसें। चौथा कारण है विद्यार्थियों घटता व बढ़ता भूगर्भिक दबाव। घटता व बढ़ता भूगर्भिक दबाव, ये बताऊंगा अभी आपको। इसी में अगला एक 5वां ये लिख सकते हैं असंतुलन की अवस्था। इस प्रकार से ये कारण है। एक आध कारण और लिखिएगा, नंबर 6 लिख लीजिएगा, प्लेट विवर्तन की। ज्वालामुखी की सबसे बढ़िया व्याख्या प्लेट विवर्तनी के द्वारा ही होती है। तो देखिए पहला भूगर्भ में तापमान की अधिकता, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के गर्भ में तापमान अधिक है तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर संचरण होता है। अधिक तापमान से कम तापमान की ओर संचरण होता है तापमान का, ये याद रखेंगे। मध्यवर्ती परत से केंद्रीय परत की ओर टेम्परेचर नहीं जाता है सम्मानित धाराओं के रूप में, वो केंद्रीय परत से बाहर की ओर गति करता है। तो तापमान की अधिकता है केंद्र में, तो उस तापमान के कारण ये परत ये एक दूसरे को टेम्परेचर देती जाएंगे, टेम्परेचर बाहर की तरफ आता जाएगा। तो तापमान अधिक है तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तापमान अधिक है तो पिघल करके चीजें कैसी हो जाएंगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी, और द्रव अवस्था के कारण प्रेशर बनेगा। ये सारे तथ्य एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, किसी भी तथ्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जितने भी कारण मैंने यहाँ आपको बताए हैं ये एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे से संबंधित है। तो तापमान में वृद्धि होगी, चट्टानें पिघल जाएंगी, पिघल करके द्रव बन जाएंगी, फिर
दबाव बढ़ जाएगा तो वो विस्फोट के रूप में बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तापमान के कारण आयतन में वृद्धि। अब कोई चीज गर्म होती है तो उसके आयतन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? लोहे को हम गर्म करते हैं काटने से पहले। अगर लोहे को काटना है तो लोहा क्या करता है कि लोहे को पहले गर्म करता है और गर्म करके फिर उस पर छेनी लगा के उसको काट देता है। तो ठंडा करके क्यों नहीं काटता, वो गर्म करके क्यों काटता है? उसका कारण ये है कि गर्म करने से उस लोहे के आयतन में वृद्धि हो जाएगी, वो फैल जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, तो उसकी जो पकड़ है लोहे की वो थोड़ी कमजोर होगी, कण है वो दूर दूर हो जाएंगे थोड़े से, और छेनी से आसानी से उसको काटा जा सकता है ना। तो जब आयतन में वृद्धि होगी, अब मान लीजिएगा भूगर्भ में कोई भी, यहाँ पर ही चट्टान है ना, चट्टान है, ये पिघल जाएगी, पिघल करके इसके आयतन में तो वृद्धि होगी, द्रव बनेगा तो आयतन में तो वृद्धि होगी। भाई ठोस है कोई चीज, उसके कण दूर दूर होंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और कण दूर दूर होंगे तो वो गैस में बदलेगा, है ना। तो आयतन में वृद्धि होने से प्रेशर बनता है। तो आयतन वाली बात क्लियर हो गई यहाँ। जलवाष्प तथा विभिन्न गैसें। अब जलवाष्प की ताकत को तो आप अच्छी तरह जानते ही हो कि किचन के अंदर, रसोई घर में कुकर के अंदर रोजाना खाना बनता है, तो सीटी की आवाज आप सुनते होंगे डेली। तो वो आवाज सीटी की सुनते हैं तो इसका मतलब जलवाष्प के ताकत को तो आप जानते ही हैं। जेम्स वाट ने जलवाष्प के आधार पर ही भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया था, उसकी शक्ति के कारण, है ना। केतली को देखता रहा वो, तो केतली का ढक्कन बार बार हट जाता है, तो भाप की ताकत को उसने महसूस किया, फिर उसका वैज्ञानिक स्वरूप में बदल के उसने इंजन का आविष्कार कर दिया। तो जलवाष्प जो है उसके कारण जो है प्रेशर से ज्वालामुखी आते हैं, घटता बढ़ता भूगर्भिक दबाव। देखिए इसका क्या मतलब है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करता हूं डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये पृथ्वी है, ये द्रव अवस्था में है, यहाँ ठोस है। अब मान के चलिएगा कि द्रव क्षेत्र के अंदर घटते दबाव की बात कर रहा हूं, मैं घटता दबाव। द्रव क्षेत्र के अंदर देखिए दबाव में और द्रव में एक संबंध है। किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, कोई ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु को बहुत उच्च दबाव पर हम रखते हैं, तो वो पिघलती नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था, एक लाइन बताई थी पिछले वीडियो में, कि जब किसी भी ठोस को अत्यधिक दबाव पर रखा जाता है, किसी भी ठोस को बहुत दबाव पर रखा जाए और उसको गर्म किया जाए, तो उसका जो गलनांक है वो उच्च हो जाता है, यानी कि उसको गलने वाला तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है ना। यानी जल्दी पिघलेगी नहीं वो वस्तु, अगर उसके ऊपर दबाव हमने बहुत ज्यादा दे रखा है। और पृथ्वी के केंद्र में बाहर से दबाव बहुत ज्यादा है, तो केंद्र में चीजें पिघलती नहीं है, ठोस अवस्था में रहती हैं, चट्टानें ठोस अवस्था में है। और यदि किसी कारण से चट्टानों के खिसकाव के कारण, चट्टानों के इधर उधर खिसकने से इस दबाव पर फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, तो चट्टानों पे से दबाव हट जाएगा। जब दबाव हट जाएगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएंगी, तो वो आयतन में वृद्धि हो जाएगी, और आयतन में वृद्धि हो जाएगी तो वो बाहर की तरफ दबाव बनेगा फिर से, है ना। तो ये तो हो गई घटते दबाव वाली बात। अब बढ़ते दबाव की बात करते हैं। अंदर से मैग्मा जो है बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करता है जलवाष्प के कारण। तो जब ऊपर की सतह पर दबाव ज्यादा लगेगा तो अपने आप फटेंगी ऊपर की सतह, तो ज्वालामुखी का कारण बनेगी। मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, एक जैसे तथ्यों की इनमें व्याख्या है। असंतुलन की अवस्था, किन्हीं स्थानों पर
धरातल की ऊपरी सतह पर दबाव ज़्यादा है, किन्हीं स्थानों पर दबाव कम है, तो उससे क्या होगा, चट्टानों के बीच में एक हलचल पैदा होगी, एक संचलन पैदा होगा। तो वो हलचल या संचलन के कारण ही क्या होगा, एक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, और असंतुलन की स्थिति होगी तो प्लेटें आगे पीछे खिसकेंगी, जो कि प्लेट विवर्तन के अंदर चीज़ें आती हैं। तो उससे क्या होगा, असंतुलन की अवस्था के कारण मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करेगा और जलवाष्प के साथ में धमाके के साथ ज्वालामुखी क्रिया को जन्म दे देगा। ऐसे प्लेट विवर्तनिकी है। धरातल जो है प्लेट के रूप में, जब हम चर्चा करेंगे तब आगे प्लेट विवर्तनिकी तब विस्तार से करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इस तरीके से प्लेटें हैं, ये प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं आगे पीछे, तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो अंदर का मैग्मा बाहर आएगा, है ना, एक दूसरे की तरफ आएंगे, घुसेंगे एक दूसरे में, तो बीच में से यहाँ से मैग्मा निकलने का कोशिश करेगा, जो विनाशात्मक किनारे हैं वहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, रचनात्मक किनारों के बीच में से निकलने का प्रयास करेगा, है ना। तो प्लेट विवर्तनिकी इसका कारण है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, कारण जो हैं, वो तापमान की अधिकता, आयतन में वृद्धि, जलवाष्प, भूगर्भ दबाव, असंतुलन और प्लेट विवर्तनिकी, ये मुख्य मुख्य कारण हैं। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपन चर्चा करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो देखिए, पदार्थ 3 प्रकार से निकलेंगे। कुछ ठोस पदार्थ होंगे, कुछ द्रव पदार्थ होंगे, कुछ गैसीय पदार्थ होंगे, है ना। तो ज्वालामुखी से यानी ज्वाला के मुख से क्या क्या पदार्थ निकलते हैं, उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए, ठोस पदार्थों में अगर हम बात करें तो धूल, राख, लैटिन, स्कोरिया, ब्रेसिया, टफ, प्यूमिक, इनको झामक भी बोलते हैं, इनको झामक भी बोलते हैं। पर इस प्रकार से ये ठोस पदार्थ जो है भूगर्भ से निकलते हैं। तो देखिए, धूल तो आप जानते ही हैं, राख, जब तापमान के कारण चट्टानों में जलने वाली चीजें जल जाएंगी तो उनकी राख बन जाएगी। लेपिली क्या होता है, छोटे छोटे मटर के दाने के समान कण होते हैं, मटर के दाने के समान कण होते हैं। स्कोरिया, ये इससे थोड़े बड़े होते हैं। ब्रेसिया, ये अखरोट के समान और बड़े कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। टफ भी उसी प्रकार से होते हैं। टफ के साथ एक टर्म है बम, यहां लिखा हूं बम। ये एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे बम होते हैं ना, फेंक करके मारते हैं, फेंक करके जो बम मारते हैं, तो उसी का नाम दिया गया बम। ये क्या होता है, गर्म लावा पे मैग्मा के रूप में, मैग्मा के छोटे छोटे टुकड़े जो है हवा में थोड़े से ठोस होना प्रारंभ कर देते हैं, वो जगह जगह जाकर के बम की तरह करते हैं, तो उनको बम कहते हैं। टफ थोड़े से बारीक चट्टानी टुकड़े होते हैं। टफ क्या है, बारीक चट्टानी टुकड़े होते हैं। ब्रेसिया अखरोट के समान टुकड़े होते हैं। स्कोरिया के बड़े आकार के टुकड़े होते हैं। लेपिली मटर के समान होते हैं। और धूल, राख, ये आप जानते हैं। प्यूमिक क्या होते हैं, प्यूमिक की बात कर रहे हैं अपन, तो ये क्या होते हैं कि
जब जलवाष्प और गैसें बाहर निकलेंगी, जलवाष्प और गैसें बाहर निकलेंगी तो मैग्मा अंदर से निकलेगा, तो जो पत्थर के टुकड़े या जो अर्ध ठोस या प्लास्टिक की फॉर्म में जो चट्टानी टुकड़े निकलेंगे, तो गैस जो है उनके साथ क्रिया करके उनमें थोड़े से गड्ढे से पिचका देगी, उनमें आकृति में थोड़ा सा अपनी उपस्थिति उस चट्टानी टुकड़े के अंदर गैस जो है दर्शा देगी, तो गड्ढे से बना देगी गैस। तो गैस के कारण या बुलबुलों के कारण क्यूबिक जैसे टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ठोस पदार्थ है। अब इसके साथ द्रव पदार्थों की बात करें तो द्रव के अंदर मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा दो प्रकार का होता है, एक अधिशलिक और एक होता है अल्पशलिक। अधिशलिक और अल्पशलिक। अब अधिशलिक और अल्पशलिक में क्या अंतर है कि सिलिका का अधिक है तो अधिशलिक और कम है तो अल्पशलिक। सिलिका के कारण ही क्या होता है, देखिए सिलिका के कारण मैग्मा जो है गाढ़ा और पतला होता है। सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो मैग्मा गाढ़ा होगा, सिलिका की मात्रा कम होगी तो मैग्मा पतला होगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार का मैग्मा जो निकलता है और ये मैग्मा जो है या तो गाढ़ा होगा या पतला होगा, ठीक है। अच्छा, मैग्मा को ही हम लावा कहते हैं, ध्यान रखिए, मैग्मा को ही लावा कहते हैं। केवल अंतर इतना है कि ये धरातल है, धरातल अंदर से निकल रहा है यहां पर तो इसको मैग्मा कहेंगे, और निकल करके बाहर बह रहा है, बाहर बह रहा है तब इसको लावा कहेंगे, ठीक है। अंदर है धरातल के नीचे, अंदर है तो मैग्मा है और बाहर निकल गया तो इसको लावा कहेंगे, ठीक है। बस इतना अंतर है, धरातल के बाहर लावा कहेंगे और अंदर मैग्मा। अगला है गैस। कौन कौन से गैसीय पदार्थ इससे बाहर निकलेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, जितने भी गैसीय पदार्थ हैं उसमें 70% से 90% तक क्या होती है, जलवाष्प। ये ध्यान रखेंगे, 70% से 90% तक क्या निकलता है, जलवाष्प निकलती है सबसे ज्यादा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बहुत ज्यादा। और क्या निकलता है साथ इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में गंधक, गंधक की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है, गंधक बहुत ज्यादा निकलती है। इसके अलावा और क्या क्या है गैसीय पदार्थों में, देखिए गंधक हो गया, CO2 हो गया, और जो ज्यादा निकलते हैं उनमें अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस बहुत निकलती है, आर्गन गैस बहुत ज्यादा निकलती है। तो देखिए ये सारी चीजें ज्वालामुखी विस्फोट में ये पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिसमें जितने भी तत्व मैंने बताए ना ये घटते क्रम में है सारे, ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, कम ये, कम ये, इस प्रकार जैसे मीथेन वगैरह ये भी गैसें निकलती हैं, ठीक है। तो ये सब कौन से पदार्थ हैं जो बाहर निकलते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। अब ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ज्वालामुखी का वर्गीकरण, वर्गीकरण कह लो चाहे प्रकार कह लो, है ना, इस प्रकार से चर्चा करते हैं।
वर्गीकरण हम दो आधारों पर करेंगे। वर्गीकरण दो आधारों पे हम करते हैं। तो एक आधार है क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर ए, इसको हमने नाम दिया ए। और जो दूसरा है उसको लिख देंगे अपन उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार, और इसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर और उद्गार के आधार पर। क्रियाशीलता का तात्पर्य यह है कि विस्फोट होते हैं, लावा बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, या आज नहीं निकल रहा आगे फिर निकलेगा, या कभी भी नहीं निकलेगा। इन तथ्यों के आधार पर हम क्रियाशीलता, यानी कि जो ज्वालामुखी पर्वत है वो क्रियाशील है या नहीं है, या आज नहीं है कभी भी हो सकता है, तीन स्थितियां हो जाएंगी, है ना। तो देखिए इसको भी फिर अपन ने तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों में कौन कौन से बांट दिया? एक जागृत, जागृत ज्वालामुखी, दूसरा इसको एक पहला, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है इसे मृत। जैसे कि नाम है, नाम से ही पता चल रहा है, मृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी जिनमें हर समय विस्फोट होता ही रहता है, यानी हर समय लावा बाहर निकलता ही रहता है। सुषुप्त जो सोए हुए हैं, सोया हुआ व्यक्ति कभी भी जग सकता है ना। तो सोया हुआ व्यक्ति कभी भी जग सकता है, तो ये विस्फोट इनमें कभी भी हो सकते हैं। और मरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं उठेगा, वो तो मर गया। तो मृत ज्वालामुखी इनमें कभी विस्फोट नहीं होगा। तो देखिए जागृत ज्वालामुखी के अंदर जो मुख्य ज्वालामुखी है उनमें सिसिलिका, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये परीक्षाओं में आते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा इन चीजों को, है ना, कि जागृत ज्वालामुखी कौन से हैं, सुषुप्त कौन से हैं, मृत कौन से हैं। सवाल ऐसे आते हैं परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है ना, इस प्रकार से। तो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, देखिए सबसे पहले सिसिली के लिपारी द्वीप पर, सिसिली के लिपारी द्वीप पर, सिसिली के लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली। सिसिली कहां पर है? सिसिली भी इटली के अंदर है, ठीक है। सिसिली में लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली, इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ किसका? भूमध्य सागर का। इटली कहाँ है? भूमध्य सागर में। तो स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसमें से रोशनी निकलती रहती है, लाइट निकलती रहती है, ज्वलनशील गैसें निकलती रहती है, उसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोशनी रहती है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण अगर इसका लिया जाए जागृत ज्वालामुखी का, तो दूसरा है एटना, इटली का एटना। तीसरा उदाहरण की बात करें अपन तो इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। इक्वेडोर कंट्री का नाम है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। और भी बात करें तो तीन चार मुख्य है, यही आते हैं हर कंट्री के अंदर, इसके अलावा नहीं आता। एक है बहुत इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका का है, देखो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का है एबोस, इसको एरेबस भी कहते हैं, एरेबस भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम एरेबस भी है।
तो ये कुछ उदाहरण है जागृत ज्वालामुखी के। परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में नहीं लीजिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर जो ज्वालामुखी से प्रश्न आते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, जागृत है, सुप्त है या मृत है। अब अपन दूसरी बात करते हैं, अपन दूसरे बारे में चर्चा करते हैं इनकी। सुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं तो देखिए इसमें है इटली का वेसुवियस, इटली का वेसुवियस, इटली का वेसुवियस है नंबर 1। नंबर 2 बात करें तो इसमें जापान का है, ये बहुत ही प्रमुख है, फेमस है बहुत ज्यादा, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा। तीसरे नंबर पे बात करें अपन तो इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, ये सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। अगर अपन मृत ज्वालामुखी की बात करें तो देखिए एक केनिया का है, किलिमंजारो, केनिया का किलिमंजारो नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करें हम, नंबर 2 पर इक्वेडोर का, इक्वेडोर यहाँ है, इक्वेडोर का फोटो, इक्वेडोर का एक और है चिम्बोरेजो, 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 ये कैसा उदाहरण है? अब यहाँ कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है। तीसरे नंबर पर बात करें हम ईरान, ईरान में 2 है, कोह सुल्तान, एक तो कोह सुल्तान है और दूसरा है कोह सुल्तान और देमावली, ये 2 ईरान के प्रमुख हैं। तो ये मुख्य ज्वालामुखियों के बताए गए हैं उदाहरण कि ये कौन से का उदाहरण है, ये कौन से का है, ये कौन से का है। ठीक है, इस प्रकार से एक एंडीज पर्वत का भी है, एंडीज का भी है, एंडीज पर्वत का चौथा, एंडीज पर्वत का, एंडीज पर्वत का। ये देखिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ साथ में, मैंने यहाँ देश का नाम नहीं लिखा, जगह का नाम लिखा है केवल। अभी एंडीज पर्वत पर है, लेकिन कौन से देश में ये बताना है आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मेरे को कमेंट में लिखेंगे आप एंडीज पर्वत पर कहाँ पर है, कमेंट में लिखोगे आप। एंडीज पर्वत पर एक का काबा, एक का काबा, ये क्रियाशीलता के आधार पर 4 प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा और 3 है ये, और इनके ये उदाहरण बताए गए हैं आपको। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा एक बार ये बता देता हूँ उद्गार के आधार पर, पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए उद्गार के आधार पर बात करें तो देखिए 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है दरारी उद्भेदन, उद्भेदन का मतलब उद्गार ही होता है, ठीक है, और एक होता है केंद्रीय, केंद्रीय उद्गार। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इनको मैं ये नंबर 1, ये नंबर 2, आप इनको नंबर थोड़ा ठीक से दे दीजिएगा जिससे कि कंफ्यूजन तब नहीं हो, ऐसा नंबर दीजिएगा जो कंफ्यूज ना हो।
क्योंकि ये सॉरी माफ करना, ठीक है इस प्रकार, क्योंकि यहाँ मैंने ये रोमन अक्षर में दे दी, इनको रोमन अक्षर में आप कर लीजिएगा। तो दरार उद्भेदन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, दरार उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन को समझा देता हूँ पर। देखिए, जब मैग्मा धरातल से बाहर निकलता है तो दबाव के कारण किन्हीं दरारों में होकर के बाहर निकलता है ऊपर की तरफ, तो उसको कहते हैं दरारयुक्त उद्भेदन। और यदि कहीं दरार नहीं होती है और नीचे से मैग्मा प्रेशर लगा करके जलवाष्प के माध्यम से दबाव देकर के एकदम से निकलता है ऊपर, फाड़ करके धरती को, जमीन को फाड़ करके एकदम से बाहर निकलता है, तो उसको कहते हैं केंद्रीय उद्गार। और जब दरारों में होकर के निकलता है तो उसको कहते हैं दरारयुक्त उद्भेदन। इसमें इतना सही फर्क होता है। इसमें जो मैग्मा होता है वो गाढ़ा होता है, उसमें अधिशिलिक मैग्मा होता है, इसमें अल्पशिलिक यानी कि अम्लीय और क्षारीय, दो प्रकार से बताता हूं मैं आपको। पिछले ज्वालामुखी भूकंप वाले उसमें मैंने बताया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी बताया था मैंने कि जो अम्लीय जो लावा है वो अधिशिलिक होता है, यानी कि अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और जो पेटिक लावा जो बताया था मैंने या क्षारीय लावा बताया था वो अल्पशिलिक होता है, उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार से दरारी उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन में यह फर्क है। दरारी उद्भेदन में दरारों में होकर मैग्मा निकलता है और केंद्रीय उद्भेदन में एकदम से विस्फोट के साथ में। देखिए उदाहरण बताता हूँ, ये धरातल है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो अब ये पढ़ते हैं पृथ्वी की। अब मैग्मा जो है यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ऐसे दरारों में होता हुआ तब यहाँ पर प्रकट होता है और यहाँ से वो फैलता जाता है, इस प्रकार से फैलता जाता है, बड़े एरिया में फैल जाए। तो ये इस प्रकार का जो मैग्मा का बाहर निकलने की प्रक्रिया है ये कहलाती है दरार उद्भेदन। और इसके विपरीत दूसरा मैं बताऊंगा प्रोसेस, ये मान लीजिएगा धरातल की परतें हैं और यहाँ से मैग्मा जो है जलवाष्प के माध्यम से एकदम से विस्फोट करता है। तो विस्फोट करता है तो मैग्मा को बाहर निकल करके किस प्रकार से होगा, यहाँ पर गड्ढा बना देगा वो और इसमें से मैग्मा जो है फिर बाहर निकलेगा। तो ये जो विस्फोट हुआ है, ये विस्फोट वाला जो है, विस्फोट वाला है, ये तो है केंद्रीय उद्गार। और ये धीरे धीरे जो मैग्मा निकलता है इसमें से, धीरे धीरे जो मैग्मा निकलता है ये कहलाता है दरार उद्भेदन। तो इसमें बस इतना सा फर्क है, ये विस्फोट के साथ निकलता है उसको केंद्रीय उद्गार कहते हैं, और जो धीरे धीरे मैग्मा निकल करके बहता रहता है उसको दरार उद्भेदन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये दरार उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन हो गए उद्गार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इनको भी आप एक बार लिख लीजिएगा। और देखिए इससे दरार उद्भेदन से किस चीज का निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है ट्रैप का निर्माण होता है। और इससे जो निर्माण होता है वो पर्वत या शंकु का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिए। इससे केंद्रीय उद्गार से पर्वत या शंकु का निर्माण होता है, और जबकि इससे दरार उद्भेदन से ट्रैप का निर्माण होता है। ट्रैप तो जानते होंगे, ट्रैप का क्या मतलब है, मैग्मा धरातल पर मैग्मा बाहर निकल करके ऐसे बहता जाता है लगातार। एक बार ये बह गया, फिर दूसरी परत फिर पिछली, तीसरी परत फिर पिछली, चौथी परत फिर पिछली। तो ये क्या है, ये पठार है, ये पठार है। और इसी को क्या कहते हैं अपन, ट्रैप कहते हैं। भारत में अगर हम भारत की बात करें, एक रफ मानचित्र बना दिया। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में दक्कन का जो है, दक्कन का जो लावा पठार है, दक्कन ट्रैप जो है वो ऐसे ही बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और बताता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है,
ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं विस्तार से चीजों को आपके सामने परोस रहा हूँ, ठीक है। इसको शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता, ये ध्यान रखते हैं। बहुत से बच्चे चाहते हैं हमको शॉर्टकट में कुछ चीजें बता दीजिए, और अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि छोटे वीडियोस को वरीयता देते हैं, कम टाइम के वीडियोस को। शॉर्टकट में तो शॉर्टकट ही होता है बेटा, है ना। अब हम बात करते हैं इसमें जो अभी हमने बात की थी केंद्रीय उद्गार की। माफ कीजिए, केंद्रीय उद्गार की बात की। तो केंद्रीय उद्गार कई तरीके के होते हैं, इसका भी वर्गीकरण किया गया है आगे। देखिए, इसको कई तरीकों में बांटा गया है। एक हवाई तुल्य, ये ज्वालामुखी के प्रकार बताए जाते हैं कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली तुल्य, पिलियन तुल्य, है ना, ये वही चीजें हैं। हवाई तुल्य, दूसरा है वेसुवियस तुल्य, तीसरी बात करें तो पिलियन तुल्य, चौथा स्ट्रोम्बोली तुल्य, पांचवा जो है वो है वोल्केनो तुल्य। बहुत सी पुस्तकों में इनको ज्वालामुखी के प्रकार बताया जाता है। अब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ज्वालामुखी प्रकार हैं, तो सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, ये क्या चीजें हैं? आपको मैंने बता दिया कि वो सक्रियता के आधार पर और ये उद्गार के आधार पर, है ना। उद्गार के आधार पर दो थे, एक था दरारी उद्वेदन और एक है केंद्रीय उद्गार। तो दरारी उद्वेदन में ट्रैप का निर्माण होता है, और जो केंद्रीय उद्गार है उसके ये 5 प्रकार हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये एक्चुअली क्या है कि हवाई द्वीप पर, एक हवाई द्वीप पर जैसे ज्वालामुखी पर्वत है उनके समान, तुल्य का मतलब तुलना की गई है, हवाई तुल्य, जो हवाई पर जो ज्वालामुखी पर्वत है उनके समान जो ज्वालामुखी है वो, या वेसुवियस ज्वालामुखी पर्वत है उसके समान जो विस्फोट होते हैं वो, या पिलियन के समान, ये इटली में है। स्ट्रोम्बोली में जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं ना, सक्रिय है ये, तो उसकी तुलनात्मक जो अन्य ज्वालामुखी पर्वत हैं वो, जैसे मैं कैसा लगता हूं, मैं अपने पिता के समान लगता हूं, कि मैं अपनी माता के तरह दिखता हूं, तो माता तुल्य, मैं शक्ल से कैसा हूं अपनी माँ के समान, तो माता तुल्य। तो वेसुवियस तुल्य, वेसुवियस जैसा दूसरा पर्वत है कोई, तो उसके जैसे कैटेगरी बनाती है, एक कैटेगरी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है ना। किसी भी क्लास के अंदर 5 विद्यार्थी हैं, मान लो एक बहुत होशियार है, उससे कम वाला है, तो हम उस क्लास के 5 विद्यार्थियों की तुलना औरों से करें कि ये कैसा पढ़ने में, ये उस वाले के समान है, उसके तुल्य है, राम के तुल्य है, ये श्याम के तुल्य है, ये इसके तुल्य है। तो ऐसे ही ये तुलना की गई है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो जो हवाई तुल्य है वो, उसमें क्या है कि इसमें जो मैग्मा है ना, मैग्मा बहुत पतला निकलता है, मैग्मा बहुत पतला निकलता है, और इसके जो उदाहरण है वो मोना लोआ, एक कुलवा, ये उदाहरण है इसके उदाहरण है। और ये ट्रैप का निर्माण ज्यादा करता है, ठीक है। ये कहां पर है, आप इनको कमेंट में बताएंगे ये हवाई द्वीप समूह कहां पर है। ये मैंने उदाहरण बता दिया आपको कि ये अमेरिका के अंदर आता है, अमेरिका के यूएसए के कंट्रोल में है ये एरिया, पर आपको बताना है कि इसकी अवस्थिति कहां पर है, प्रशांत महासागर में है या अटलांटिक महासागर में। अगला है वेसुवियस। तो वेसुवियस ये भयानक विस्फोट होता है, इनमें भयानक विस्फोट होता है, खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। पिलिनी में इसके बारे में किसने बताया था, विद्वान थे पिलिनी, इन्होंने बताया था
ज़्यादा, तो इसका जो आकार है वो कैसा हो जाता है, गोभी के फूल के समान। जो गैस वगैरह निकलती है ना, जलवाष्प वगैरह निकलती है, तो बाहर निकल कर ऐसे फैल जाती है ऊपर के, तो नीचे से ऐसा लगता है जैसे गोभी का फूल है क्या, इस तरीके से, ठीक है, गोभी के फूल के समान। और इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण क्या है, इसका जो उदाहरण है हवाई का हो गया ये, इसका जो उदाहरण है माउंट सोमा, माउंट सोमा पर्वत जो है वो इसका उदाहरण, वेसुवियस का। अब पिलियन की बात करते हैं, ये सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे खतरनाक, ये ध्यान रखेंगे, सबसे खतरनाक कौन से हैं, पिलियन है। ये भयानक है लेकिन ये तो सबसे खतरनाक है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक का मतलब बड़े एरिया को कवर करते हैं, और वायुमंडल में भी ये बहुत ज्यादा गैस जलवाष्प वगैरह को ले जाते हैं। तो ये सबसे खतरनाक होते हैं और सर्वाधिक एरिया को क्षति पहुंचाते हैं। और पश्चिमी द्वीप समूह में, पश्चिमी द्वीप समूह में माउंट पीली, पश्चिमी द्वीप समूह में माउंट पीली इसका उदाहरण है, पश्चिमी द्वीप समूह में माउंट पीली इसका उदाहरण है। अब अगला है स्ट्रामोली। स्ट्रामोली ये काम, ये इसमें क्या है कि बहुत खतरनाक नहीं है ना, ये केंद्रीय उद्गार इसमें जरूर शामिल किया जाता है, इसको केंद्रीय उद्गार में खतरनाक में शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से वेसुवियस और पिलियन जिस प्रकार से खतरनाक है वैसा ही नहीं, ठीक है। इसमें से गैस और ज्वाला निकलती रहती है, यानी प्रकाश जो है, प्रकाश पुंज इसमें से निकलता रहता है। और ये कहां पर है, लिपारी द्वीप में, लिपारी द्वीप में। और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसमें से क्या है कि लगातार निकलती रहती है ज्वाला वगैरह, ये जब लगातार निकलती है ये चीजें, ठीक है। लिपारी द्वीप पर है स्ट्रामोली, ठीक है, ये है इसका उदाहरण। वोल्केनो की बात करें हम तो वोल्केनो की बात करें तो ये भी अपने भूमध्य सागर के अंदर ही है ये भी, ठीक है। और वोल्केनो में लावा के थक्के जमते रहते हैं, लावा के थक्के, मतलब लावा थक्कों के साथ, फिर लावा आया, फिर बंद हो गया, फिर आया, फिर बंद हो गया, फिर थक्कों के साथ, यानी कि चट्टानों की ढेरी, चट्टानों की ढेरी जो बाहर फेंकते रहते हैं। ऐसे मान के चलिएगा कि जब कोई मुंह में सुपारी खा लेता है, सुपारी खा करके और ऐसे करके बाहर की तरफ निकालता था, एकदम से सुपारी बहुत सारी बाहर निकलती है ना, फिर वो थोड़ी देर उसको चबाता, फिर वो बाहर निकलता है। इस तरीके से चट्टानों की ढेरी निकलती रहती है, लावा के थक्के इसमें से निकलते रहते हैं, ठीक है। और ये भी कैसा है, मध्यम प्रकार का। अब इसके उदाहरणों में ये खुद ही अपने आप में ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो आप ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय उद्गार वाले मैंने आपको बताया, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, काफी लंबा वीडियो हो गया। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, शॉर्टकट किसी चीज का, अगर शॉर्टकट की बात करें ना तो शॉर्टकट केवल शॉर्टकट ही होता है, लॉन्ग कट सफलता की ओर जाता है, शॉर्टकट असफलता की ओर जाता है। अधजल गगरी सुनिए ना कहावत है, तो अधजल गगरी किसी काम की नहीं होती है, पर टाइम जरूर लगता है अपने वीडियो के अंदर, लेकिन अपन विस्तार से इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए
अब आगे बात करेंगे तो इसमें लास्ट है, वर्किंग टॉपिक लास्ट है, बनने वाली स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियां। तो देखिए स्थलाकृतियां दो प्रकार से बनेंगी, एक तो आंतरिक स्थलाकृतियां और एक बाह्य स्थलाकृतियां। एक आंतरिक और एक बाह्य, दो स्थलाकृतियां। तो देखिए मैं बताता हूं, यहां पर ये धरातल है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो कुछ तो आंतरिक रूप से बन जाएंगी स्थलाकृतियां और कुछ बाहर जाकर बनेंगी। यानी कि धरातल है तो कुछ तो आंतरिक बनेंगी और कुछ बाहर बनेंगी, कुछ धरातल के बाहर बनेंगे, कुछ धरातल के अंदर बनेंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार की स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया में बनती हैं। तो देखिए कौन कौन सी बनती है, जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। आंतरिक स्थलाकृतियों में बैथोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, सिल्क, डाई, प्लग। सिल्क का दूसरा रूप होता है शीट, ठीक है। इस प्रकार की स्थलाकृतियां होती है। और बाह्य स्थलाकृतियों में भी देखिए शंकु, दूसरा क्रेटर, कॉल्डेरा। ये जमीन के अंदर बनती हैं और ये जमीन के बाहर बनती है, याद रखेंगे, ठीक है। लावा पठार, ज्वालामुखी द्वीप। तो देखिए ये स्थलाकृतियां बनती हैं, इस पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। ये मान लीजिएगा ये पृथ्वी की परतें हैं, आंतरिक परतें, और मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलता है। और वो ऐसे जम जाता है, ये जमता है मैग्मा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मैग्मा जम जाता है। तब देखिए इस प्रकार की जो गुंबदाकार स्थलाकृति है,
ये स्थलाकृति होगी दूसरी तरफ देखिए। जो गुंबदाकार स्थलाकृति है वो तो कहलाएगी लैपोलिथ। दूसरा कलर ले लेता हूं। जो गुंबदाकार स्थलाकृति है वो कहलाएगी लैपोलिथ। और ये बड़ा जमाव है, बहुत बड़ा जो जमाव है ये बहुत बड़ा जमाव है, ये कहलाएगा बैथोलिथ। बहुत विशाल जमाव बैथोलिथ कहलाएगा। गुंबदाकार जो जमाव है वो लैपोलिथ कहलाएगा। और जो लहरदार जमाव है वो फैकोलिथ कहलाएगा। लहरदार जमाव फैकोलिथ कहलाएगा। और जो अवतल लेंस के आकार का जो जमाव है ये फैकोलिथ कहलाएगा। ठीक है। और वो लैपोलिथ कहलाएगा, जो अवतल लेंस के आकार का जमाव है। और ये सिल कहलाएगा बड़ा आकार। और छोटा आकार क्षैतिज जमाव जो है, क्षैतिज जमाव जो है, सिल कैसी होती है, सिल बटना होता है ना, सिल क्षैतिज होती है। तो मोटा जमाव है वो तो सिल कहलाएगा, पतला जमाव शीट कहलाएगा। और इस प्रकार का जो जमाव होगा वो डाइक कहलाएगा। जो लंबा जमाव होगा खड़ा और क्षैतिज जमाव हो जाएगा तो वो सिल कहलाएगा। पतला जमाव है तो शीट कहलाएगा। और प्लग क्या होगा, ये ज्वालामुखी पर्वत है मान लीजिएगा, और इसमें से ये चट्टानी पदार्थ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रह जाएगा। यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये किनारे वाला ज्वालामुखी पर्वत का, ये धंस जाएगा नीचे की तरफ धंस जाएगा। और ये मैग्मा की कठोर जो ग्रीवा है, ज्वालामुखी ग्रीवा, ये बाहर निकली रह जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे ज्वालामुखी प्लग है। तो इस प्रकार से ये स्थलाकृतियां हैं आंतरिक रूप से जो अंदर से जमती है। ये मैग्मा जो है यहाँ से निकल रहा है, ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है। और मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला और एक बहुत बड़ा जमाव होता है। बहुत बड़े जमाव को बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ के ऊपर जो गुंबदाकार रचना बन जाती है उसको लैपोलिथ कहते हैं। जो तरंग के रूप में जमा हो जाता है, लहर के रूप में जमा हो जाता है, उसको फैकोलिथ कहते हैं। और जो जमाव अवतल लेंस के रूप में होगा, जो जमाव अवतल लेंस के रूप में होगा उसको हम लैपोलिथ कहते हैं। जो लंबवत जमाव है उसको सिल या शीट कहेंगे। और ये सिल या शीट क्षैतिज रूप से जमा होगा तो इसको डाइक कहेंगे। और ज्वालामुखी प्लग कहेंगे। ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर निकला हुआ जो भाग रहता है ग्रीवा का, उसको ज्वालामुखी प्लग कहेंगे। प्लग इसलिए कहेंगे कि ये डार्ट है एक तरीके से, अंदर से प्रेशर होकर के डार्ट कभी भी हट भी सकती है, और हट जाएगी डार्ट तो फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर से मैग्मा बाहर निकलने लगेगा। मैग्मा जम जाएगा ऊपर तो वो डार्ट फिर बंद हो गई, और फिर प्रेशर से फिर खुल सकती है वो डार्ट। तो इसलिए इसको ज्वालामुखी प्लग या डार्ट कहते हैं। तो ये आंतरिक स्थलाकृतियां। अब बाहरी स्थलाकृतियों की बात करें तो देखिए, शंकु की बात करें तो शंकु देखिए कैसे हो सकते हैं। शंकु कई प्रकार के हो सकते हैं। अब ये धरातल है, समझिएगा, ये धरातल के ऊपर शंकु का निर्माण होता है। मान के चलिए ये शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। शंकु का निर्माण, तो कोई शंकु जो है बहुत ऊंचा है, कोई बहुत नीचा है। यानी कि अम्लीय, पैठिक, आश्रित, सिंडर, ये क्या है, ये शंकु के प्रकार है सारे। सिंडर और परपोषित, आश्रित को परपोषित भी कहते हैं, ठीक है। परपोषित कह लो चाहे आश्रित कह लो, एक ही बात है। दूसरे पर जो पोषित रहता है ना उसको परपोषित भी कहते हैं। तो देखिए, अगर शंकु का जमाव ऐसे हो रहा है, शंकु का जमाव ऐसे हो रहा है जो बहुत ऊंचा है, मैग्मा गाढ़ा है, गाढ़ा मैग्मा है। कैसा मैग्मा है? गाढ़ा, जो कि अधिसिलिक है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है, अधिसिलिक है, तो वो कैसा है? अम्लीय है। और यदि शंकु का जमाव ऐसा होता है कि पतला मैग्मा है,
बहुत दूर तक मैग्मा फैल जाता है, बहुत दूर तक मैग्मा फैलता रहता है, बहुत दूर तक इस प्रकार का जमाव होता है। तो वो पैटिक लावा है, इसमें मैग्मा कैसा है, पतला है, पतला मैग्मा, ठीक है। अब परपोषित का मतलब यह है कि ये कोई शंकु बना हुआ है और यहाँ से मैग्मा फिर निकल जाता है बीच में से कहीं से, और यहाँ पर एक शंकु और बन जाता है। इस प्रकार से एक शंकु के ऊपर दूसरे शंकु का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो ये शंकु कहलाता है परपोषित, ये कहलाएगा परपोषित, ठीक है। और सिंडर क्या होता है, सिंडर में ये होता है कि ये सतह है, सतह से कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी राख निकले तो ये जमा हो गए, यानी कि इसके जो ढाल हैं वो अवतल ढाल बन जाते हैं, किनारे जो है अवतल बन जाएंगे इसके इस प्रकार से। और इसमें बीच बीच में राख, धूल, पत्थर के टुकड़े यानी चट्टानी टुकड़े बीच बीच में कंकड़ पत्थर के टुकड़े ये बीच बीच में रहेंगे। और इसमें जो मैग्मा है वो गोंद का काम करेगा, मैग्मा जो है चिपचिपा होकर के गोंद का काम करेगा। तो ज्वालामुखी पर्वत ऐसा बनता है कि उसमें कंकड़ पत्थर राख वगैरह बीच बीच में जमती चली जाती है, मैग्मा निकल करके उनको जोड़ता चला जाता है। जैसे सीमेंट से ईंटें जोड़ते चले जाते हैं हम, दीवार बनती चली जाती है, ऐसे ही ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले ठोस पदार्थों को निकलने वाले द्रव पदार्थों द्वारा जमा दिया जाता है, परत दर परत, परत दर परत, और इनका जो ढाल है वो अवतल बन जाता है। ये जो ढाल है ये अवतल बन जाता है। तो इस प्रकार के शंकु को क्या कहते हैं अपन, सिंडर या राख शंकु कहते हैं। तो अम्लीय शंकु ये हो गया, पैटिक शंकु ये हो गया, परपोषित ये हो गया, और ये सिंडर या राख शंकु हो गया। अब क्रेटर की बात करें, क्रेटर के अंदर देखिए ये सतह है, और जब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, जब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है तो ये बीच का भाग जो है, ये जो बीच का भाग जो है ये धसक जाता है नीचे, और यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है, ये गड्ढा बन जाता है, यानी बीच में जो है बीच का भाग जो है नीचे धस जाता है, नीचे धस जाएगा बीच का भाग, तो इसको कहेंगे अपन क्रेटर, इसको कहेंगे क्रेटर। और यदि इसमें पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया, तो इसको क्या देंगे, क्रेटर झील, इसको क्रेटर झील कहेंगे। और यदि इस क्रेटर का आकार बड़ा होता चला जाता है, मान के चलिएगा इसका आकार मान लीजिएगा कि ये हो जाता है, इतना बड़ा आकार हो जाता है, ये सब धस जाता है नीचे, कभी बहुत बड़ा आकार बन जाता है, मान लीजिएगा इसका क्रेटर का आकार बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसी को फिर हम कहते हैं कॉल्डेरा, इसी को कॉल्डेरा कह देते हैं, इसी को क्या कहेंगे अपन, कॉल्डेरा। कॉल्डेरा का मतलब क्या होता है, कड़ाहा। स्पेनिश भाषा में, स्पेनिश भाषा में कॉल्डेरा का मतलब कड़ाहा होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत था, बीच में धस गया तो क्रेटर बना, और क्रेटर का आकार थोड़ा बड़ा हो गया, और धसने के बाद इतना बड़ा आकार हो गया तो ये कॉल्डेरा बन जाता है। अब लावा पठार की बात करें, लावा पठार की बात करें तो मान लीजिएगा ये पतला मैग्मा होगा, पैटिक शंकु का निर्माण होगा, तो मान लीजिएगा यहाँ से ये मैग्मा निकलता है, मैग्मा बह जाता है, एक परत बन जाती है, फिर मैग्मा की दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसी चौथी परत, है ना। और इधर भी ऐसी परतें जा रही है, इधर भी ये परतें जा रही है। तो ये जो परतें हैं ये लावा पठार कहलाती है, ये लावा पठार है, ये परतें लगातार परतें बिछती जा रही है ना। और ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई समुद्री क्षेत्र है, मान के चलिएगा ये समुद्री क्षेत्र है, मान लो ये पानी भरा हुआ है, ये जल क्षेत्र है, और जल क्षेत्र में नीचे से मैग्मा निकल करके ऐसे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता रहता है। और ज्वालामुखी पर्वत जो है शंकु के आकार का न होकर के ये किसी भी आकार का हो सकता है, और पानी के बीच में ये एक टापू की तरह निकल करके बाहर आ जाता है, टापू की तरह, है ना, एक द्वीप की तरह बाहर निकल करके आ जाता है जल से बाहर। ये जलीय क्षेत्र है और जल के बाहर ये निकल जाती है, इसमें आकर के, तो ये कहलाती है फिर हमारी
ज्वालामुखी द्वीप। तो इस प्रकार से ये बाह्य स्थलाकृतियां हो गई, आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां, ये ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियां। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं वितरण और बता देता हूँ। वितरण शॉर्ट में बताऊंगा, वितरण को मैं विस्तार से नहीं करूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। लेकिन टाइम लगता है चीजों को समझने में, है ना, इसलिए वीडियो लंबा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ज्यादा। ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र या विश्व वितरण। तो देख एक बार हम वर्ड में बना लेते हैं, छोटा सा रफ वर्ड में, इससे थोड़ा हमको आइडिया होगा। ये संसार का मानचित्र बना रहा हूं मैं, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमको। ये जापान वाला हिस्सा बन गया, यहाँ पर अपन ने ये ऑस्ट्रेलिया बना दिया, अब ये महाद्वीप बन गए। ठीक है, तो देखिए जो संसार में जो ज्वालामुखी के जो 3 क्षेत्र हैं उनकी बात कर लेता हूँ। 3 है। नंबर 1 परिप्रशांत ज्वालामुखी क्षेत्र, एक तो ये हो गया। दूसरा मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी नहीं लिखा मैंने। और तीसरा है अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। तो विश्व के जो ज्वालामुखी हैं उनको मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो पहला है परिप्रशांत। तो परिप्रशांत क्षेत्र कौन सा है? ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ, ये प्रशांत महासागर इधर भी है। ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ये प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जो है, इधर भी प्रशांत महासागर और ये भी प्रशांत महासागर है ना। तो ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो क्षेत्र है वो परिप्रशांत महासागर क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय। तो मध्य महाद्वीपीय देखिए यहां से स्टार्ट होता है ये, और ये मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र जो है ये पूरा मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है। और ये किस में मिल जाता है? इस वाले में मिल जाता है, परिप्रशांत वाले में। ठीक है, और ये परिप्रशांत वाले में स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होकर के आता है, अंटार्कटिका से स्टार्ट होकर के आता है, अंटार्कटिका से स्टार्ट होकर के आता है नीचे से, और इस तरीके से और अलास्का के बगल से होते हुए ये, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब आप ऐसे देखिएगा, ये ग्लोब के ऊपर आप देखिए पृथ्वी गोल है, तो देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है ये वाला, और ये उत्तरी अमेरिका है ये वाला। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मानिए अंटार्कटिका से शुरू होता है ये यहाँ से, और यहाँ से शुरू होकर के उत्तर की ओर जाता है।
तो यहाँ से शुरू होकर के ये क्षेत्र पूरा उत्तरी अमेरिका के होते हुए, अलास्का होते हुए और रशियन भाग में होते हुए, यहाँ होते हुए, और ये जापान के किनारे होते हुए इस तरीके से, और ये यहाँ तक आ जाता है, इंडोनेशिया मलेशिया होता हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस प्रकार से ये परिप्रशांत एक वलय बन गया, है ना, वलय बन गया ये। तो परिप्रशांत वलय, ये वलय क्यों होता है, क्योंकि विश्व के जो प्लेटें हैं, प्लेटों का खिसकाव जो होता है ना, उसके कारण ही तो ज्वालामुखी आते हैं। अभी मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी आते हैं। शुरुआत में जो कारण बताए थे मैंने आपको, उन कारणों में मैंने एक कारण ये भी बताया था कि प्लेट विवर्तन के कारण भी ज्वालामुखी आते हैं। तो इन किनारों पर प्लेटें जो हैं खिसकती रहती हैं और इधर यहाँ भी खिसकाव होता है। अब तीसरा है अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। तो अटलांटिक महासागर में एक्चुअली मध्य में आते हैं, मध्य क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि यहां से दो प्लेटें खिसक रही हैं, दो प्लेटें खिसक रही हैं। अंदर से मैग्मा निकला, जमा हुआ, फिर तोड़ करके और मैग्मा निकला, तो पुराने वाले मैग्मा को हटा दिया, फिर और मैग्मा निकला, फिर मैग्मा को हटा दिया, पुराना मैग्मा किनारे होता चला जाएगा, नया मैग्मा ऊपर आता जाएगा, तो खिसकाव अपने आप होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन क्षेत्र हैं हमारे। पहला क्षेत्र ये हो गया, ये पहले क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, दूसरा क्षेत्र ये हो गया और तीसरा क्षेत्र ये, ठीक है। इस प्रकार से तीन क्षेत्रों में हमने विश्व के ज्वालामुखी को बांटा है। तो इस प्रकार से ये ज्वालामुखी को मैंने आपको विस्तार से बताया है, और ज्वालामुखी की हानि लाभ इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। हानि बहुत ज़्यादा है, धन को क्षति पहुँचती है, जैसा कि मैंने भूकंप वाले चैप्टर में बताया था, जो नुकसान भूकंप के हैं वही ज्वालामुखी के, है ना। ज्वालामुखी के लाभ भी है। अब इसके लाभ क्या है कि भूगर्भ की हमको जानकारी भी मिलती है, अंदर का मैग्मा बाहर आता है तो अंदर की रासायनिक संरचना और संगठन के बारे में पता चलता है, कैसा है भूगर्भ हमारा। और बहुमूल्य जो खनिज हैं, बहुमूल्य खनिज जो है अंदर से भूगर्भ से मैग्मा के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों में सोना पाया जाता है ना, या बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी के लाभ ये हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा वीडियो हो गया विद्यार्थियों, और अगर आपको मेरा ये पसंद आता है वीडियो तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक एक शेयर, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं, है ना। हम लोग आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर के आते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा करना चाहिए, है ना। तो आगे की क्लास में हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये लगभग एक जैसे टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सुनामी की चर्चा हम करेंगे। नमस्कार।